वेलकम गाइस, टुडे वी मूव टू सिंथेसिस। वाक्य संश्लेषण, विभिन्न प्रकार के दिए गए वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाना, इसे कहते हैं वाक्य संश्लेषण। आज हमारा फोकस होगा सिंपल सेंटेंस पर। आप जानते हैं कि 3 प्रकार के वाक्य बनाए जा सकते हैं, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। आज हमारा फोकस होगा सिंपल सेंटेंस बनाना। सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं? ऐसा सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हो। केवल अगर आपको 5 सेंटेंस दे रखे हैं तो आपके एक सेंटेंस का सब्जेक्ट और एक सेंटेंस का वर्ब तो रहेगा ही, यानी एक सेंटेंस और एक सब्जेक्ट और एक वर्ब तो रहेगा। बाकी 4 वर्ब को आपको चेंज करना पड़ेगा, चाहे आप पार्टिसिपल में चेंज करें, इन्फिनिटिव में चेंज करें, चाहे आप जेरेंड में चेंज करें, चाहे आप फ्रेज इन अपोजिशन से चेंज करें। और इसी ढंग से सब्जेक्ट को भी आपको एसिमिलेट करना पड़ेगा, एक दूसरे के अंदर किसी को आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा, कहीं पर आपको उसका केस इन अपोजिशन बनाना पड़ेगा। कहने का आशय यह है कि सब्जेक्ट भी एक ही रहेगा। आज हम फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके क्या करेंगे? सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। पहले तो ये बता दो फ्रेज इन अपोजिशन क्या होता है। ऐसा शब्द, ऐसा फ्रेज जो सब्जेक्ट के साथ प्रयुक्त होगा और दोनों एक दूसरे के लिए क्या होंगे? समानार्थी होंगे, एक दूसरे के पर्यायवाची हो सकते हैं, एक दूसरे के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। दोनों का मतलब एक ही है, तो सब्जेक्ट एक ही रहा वो, क्योंकि वो शब्द या फ्रेज एक दूसरे के लिए प्रयुक्त हो रहा है। कंबाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ सिंपल सेंटेंसेज into one simple sentence by using phrase in opposition। ये ध्यान रखिए, आज हम किसका उपयोग करेंगे? फ्रेज इन अपोजिशन। ये जरूरी नहीं है कि आप फ्रेज इन अपोजिशन से ही बनाएं। जो सेंटेंस फ्रेज इन अपोजिशन से बन रहा है वो इन्फिनिटिव से भी बन जाता है, कभी पार्टिसिपल से भी बन जाता है, कभी जेरेंड से भी बन जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थितियाँ आएंगी कि आपको उनसे बनेगा ही नहीं, तो इसलिए आपको फ्रेज इन अपोजिशन भी सीखना पड़ेगा। क्या है फ्रेज इन अपोजिशन, कैसे बनाते हैं फ्रेज इन अपोजिशन से सिंपल सेंटेंस। सेंटेंस नंबर 1 से समझते हैं। चौसर वॉज बॉर्न इन 1340। ही इज़ द ग्रेट इंग्लिश पोएट। ही वॉज द ग्रेट इंग्लिश पोएट। वॉज कर देता हूँ। वो एक क्या थे? चौसर क्या थे? एक प्रसिद्ध कवि थे। कौन थे? अब देखो, he was the great English poet। अब मैं चौसर को लेता हूँ, ठीक है, और अगर मैं यहाँ से कोई फ्रेज इन अपोजिशन ढूंढ लूँ तो उसके वर्ब की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी हमको। फिर चौसर और चौसर के लिए प्रयुक्त होने वाला कोई फ्रेज बताओ जो चौसर का ही बोध कराए। यहाँ पर देखो, ही वॉज द ग्रेट इंग्लिश पोएट, वो एक महान अंग्रेजी के कवि थे। अगर मैं चौसर के साथ किसको जोड़ दूँ? द ग्रेट इंग्लिश पोएट। चौसर कॉमा ग्रेट इंग्लिश पोएट कॉमा, 2 कॉमा के बीच में लिख दूँ द ग्रेट इंग्लिश पोएट, तो इसका अर्थ है वो किसकी चर्चा कर रहा है? चौसर की बात कर रहा है। ये हो जाएगा। उसने भी लिखा है ही वॉज, तो हमें क्या हो जाएगा? वॉज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ही की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या कहना चाह रहे हैं? मैंने कहा कि चौसर जो है सब्जेक्ट है, नाम है, कॉमा, कौन है चौसर? द ग्रेट इंग्लिश पोएट, कॉमा। तो द ग्रेट इंग्लिश पोएट किसके लिए आया? चौसर के लिए आया। किसके लिए आया ये शब्द? चौसर के लिए आया। जब चौसर के लिए आया है तो आप क्या कहोगे? द ग्रेट इंग्लिश पोएट क्या हो गया? चौसर का फ्रेज इन अपोजिशन हो गया। अब वर्ब क्या रही? एक ही रही आपका। वॉज बॉर्न इन 1340। वॉज बॉर्न इन 1340, 1340, 1340 में उनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट, नेपोलियन वॉज अ
नेपोलियन वॉज अ ग्रेट, नेपोलियन वॉज अ ग्रेट वॉरियर, ही वॉज द हीरो ऑफ फ्रांस। नेपोलियन क्या था? एक ग्रेट वॉरियर था। इसमें से आप फ्रेज नेपोशन निकाल सकते हो। ऐसा फ्रेज निकालो जो नेपोलियन के लिए प्रयुक्त हो सकता है, जो हमें नेपोलियन का बोध कराए। नेपोलियन अ ग्रेट वॉरियर, नेपोलियन अ ग्रेट वॉरियर। नेपोलियन क्या था? एक महान योद्धा था। तो इसलिए वॉच की ज़रूरत नहीं रहेगी आपको। तो अगर आप इस सेंटेंस में से नेपोलियन तो सब्जेक्ट है, ये रखेंगे हम इसको, प्रॉपर नाउन है, कॉमा कौन था नेपोलियन? अ ग्रेट वॉरियर, कॉमा, दोनों एक ही थे, या ये सब कि ये फ्रेज इसके लिए प्रयुक्त किया जा रहा है, दोनों एक ही हैं। तो हमें उस वर्ब की आवश्यकता नहीं रही। अब क्या है? ही वॉज द हीरो ऑफ फ्रांस। ही क्या ले लेंगे हम? नेपोलियन के ले लेंगे, लिख ही दिया है, ज़रूरत नहीं है दोबारा लिखने की। अब वर्ब इसको ले लो, वॉज द हीरो ऑफ फ्रांस, वॉज द हीरो ऑफ फ्रांस। तो ये क्या हो गया? एक सिंपल सेंटेंस। नेपोलियन अ ग्रेट वॉरियर क्या हो गया? एक सब्जेक्ट हो गया। वॉज क्या हो गया? वर्ब। तो एक वर्ब और एक सब्जेक्ट, बाकी जो है इसका ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये क्या है? सिंपल सेंटेंस बन गया। किसकी मदद से बनाया? फ्रेज इन अपोजिशन की मदद से बनाया। नंबर थर्ड, द टीचर पनिश द रॉन्ग बॉय। टीचर ने गलत लड़के को पनिश किया। दैट वॉज वेरी अनजस्ट, ये बहुत अनजस्ट था, ये बड़ा अन्याय था। तो क्या कहेंगे? द टीचर पनिश द रॉन्ग बॉय। अब इसमें हमको चाहिए फ्रेज इन अपोजिशन, क्या होगा? दैट वॉज वेरी अनजस्ट, अगर इसको लेते हैं वॉज वेरी अनजस्ट, बड़ा अन्याय था, तो हमको क्या करना पड़ेगा? द टीचर का हमको क्या लेना है? फ्रेज इन अपोजिशन। अब टीचर के लिए क्या शब्द प्रयोग हो सकता है? द रॉन्ग बॉय भी नहीं हो सकता है। क्यों? तो दैट वॉज वेरी अनजस्ट, वो बड़ा अन्यायपूर्ण था। अब अपने मन से बनाना होता तो हम अभी कैसे बना लेते इसको? अरे इसको हम अडभरू में चेंज कर देते, अनजस्टली, अनजस्टली, अन्याय से, अन्यायपूर्वक। द टीचर अनजस्टली पनिश्ड द रॉन्ग बॉय, बन जाता हमारा काम। अब क्या करें, मजबूरी है, उसी से बनाना पड़ता है हमें, जबकि फ्रेज इन अपोजिशन से बनाओ कह रहा है। फ्रेज इन अपोजिशन से कैसे होगा? द टीचर, अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाओ कहते हैं, हम कहते थे टीचर हु पनिश्ड द रॉन्ग बॉय वॉज वेरी अनजस्ट, है ना। दो क्लॉज बननी है उसमें, कॉम्प्लेक्स इतने आसानी से बनना है, लेकिन हमें चाहिए सिंपल सेंटेंस। द टीचर, तो ये काम करते हैं, द टीचर कैसा टीचर? अनजस्ट, अन्यायी टीचर, ये लिखना होता है, जिसने अच्छा न्याय नहीं किया, जिसने गलत न्याय दिया। द टीचर और फ्रेज क्या आ सकता है इसको बताओ? अनजस्ट, अ वेरी अनजस्ट, बड़ा अन्याय प्रिय। क्या लिख सकते हैं बताओ तो? द टीचर तो लिखना ही है। पनिश्ड द रॉन्ग बॉय, रॉन्ग बॉय और टीचर का कोई
कंसर्न नहीं है। टीचर ने जो काम किया है अनजस्ट कर रखा है, तो द टीचर, अब अन्याय हुआ, अनजस्टिस, एन अनजस्ट, अब ये क्या होगा, एक अन्याय नहीं बना। तो एक काम करते ही हैं, पनिश द रॉन्ग बॉय को ही बनाते हैं। टीचर ने क्या किया है, उस गलत लड़के को पनिश किया, तो क्या कहेंगे इसको, पनिशर ऑफ द रॉन्ग बॉय, गलत बच्चे को दंडित करने वाला। कौन था वो टीचर, गलत लड़के को पनिश करने वाला था, पनिशर, पनिश करना, पनिशर पनिश करने वाला। तो क्या कहोगे, द टीचर कॉमा, द टीचर कॉमा नाउन बना देता हूँ मैं इसको, पनिशर ऑफ अ रॉन्ग बॉय, एक गलत लड़के को दंडित करने वाला। लो, दो कॉमा के बीच में रख दिया मैंने। तो उसके वर्ब की आवश्यकता हमको नहीं पड़ी, पनिश्ड हमने हटा दिया, नाउन बना दिया। अब पनिशर ऑफ ए रॉन्ग बॉय। अब दूसरा वाक्य ले लो, वॉज वेरी अनजस्ट, was very unjust। भले ये वाक्य मुझे सही नहीं लग रहा है, तो एक काम करें, पनिशर को लिख देता हूँ, पनिशिंग कर देता हूँ। फिर द टीचर अ पनिशिंग ऑफ ए रॉन्ग बॉय, पनिशिंग ऑफ ए रॉन्ग बॉय वॉज वेरी अनजस्ट, यानी गलत लड़के को दंड देना बड़ा अन्यायपूर्ण रहा। देखिए, ये इसको बनाना हमने ऐसे चाहिए था, द टीचर पनिश्ड, अनजस्टली पनिश्ड अ रॉन्ग बॉय। बस किससे चेंज किया, एडवर्ब, नियम बदल जाता, जरा इतना ही अंतर था। लेकिन हमें जब फ्रेज इन पोर्शन का ही प्रयोग करना है, तो और इससे अच्छा कुछ नहीं बन सकता है। पनिशिंग ऑफ ए रॉन्ग बॉय नहीं बनना, ये भी नाउन ही लेना पड़ेगा। अ पनिशर ऑफ अ रॉन्ग बॉय वॉज वेरी अनजस्ट। चलिए, हु डज नॉट नो महात्मा गांधी, ही इज़ द फादर ऑफ नेशन। अब ऐसे वाक्य बनेंगे, देखो, हु डज नॉट नो महात्मा गांधी कॉमा द फादर ऑफ नेशन, ये तो बन ही जा रहा है, तो इसकी ज़रूरत नहीं रह रही है, एक वर्ब अपने आप हट जा रही है। तो ये हुआ इसका फ्रेज इन पोर्शन। जैसे क्या कहा आपने, हु इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस था ये, हु डज नॉट नो, कौन नहीं जानता, हु डज नॉट नो महात्मा गांधी। कॉमा द फादर ऑफ नेशन। यहाँ कॉमा की जगह में क्या आ रहा है, फुल स्टॉप आ रहा है ना। तो ये दो विराम के बीच में आ गया, द फादर ऑफ नेशन। तो द फादर ऑफ नेशन और महात्मा गांधी एक ही हैं, तो एक दूसरे के पर्याय हैं। तो हमने एक वर्ब को हटा दिया और उसको फ्रेज इन पोर्शन बना दिया। फिफ्थ, पंडित नेहरू वॉज एन अपोस्टल ऑफ पीस, वॉज आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। पंडित नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कहने की जरूरत नहीं है। पंडित नेहरू कॉमा द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर वॉज एन अपोस्टल ऑफ पीस, वे शांति के दूत थे। वॉज
वर्ब आ गई, केवल एक ही वर्ब आई। और यहाँ पर क्या आया, पंडित नेहरू। एक ही सब्जेक्ट आया, वॉज एन अपोस्टल। ऑफ पीस। लीजिए नेक्स्ट, कोलंबस वॉज एन इटालियन, ही डिस्कवर्ड अमेरिका। कोलंबस एन इटालियन डिस्कवर्ड अमेरिका। अब ये भी कर सकते थे, कोलंबस द डिस्कवरर ऑफ अमेरिका, अमेरिका का खोजकर्ता। कोलंबस द डिस्कवरर, ये डिस्कवर्ड जो वर्ब है इसको नाउन बनाना पड़ता है, डिस्कवरर ऑफ अमेरिका वॉज एन इटालियन, ऐसा भी बन सकता है। ये आसान हो रहा है, कोलंबस एन इटालियन। छठे में क्या लिखेंगे हम, कोलंबस कॉमा, क्या था कोलंबस, एन इटालियन था। कोलंबस एन इटालियन डिस्कवर्ड अमेरिका। उन्होंने अमेरिका की खोज की। नेक्स्ट, नालंदा वॉज वंस अ फेमस यूनिवर्सिटी, इट इज़ नाउ अ हीप ऑफ ruins, खंडहरों का ढेर बना हुआ है। नालंदा कभी जो एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था, तो नालंदा का फ्रेज क्वेश्चन क्या आ सकता है, नालंदा के लिए क्या प्रयोग किया जा सकता है, वंस अ फेमस यूनिवर्सिटी इज नाउ अ हीप ऑफ ruins, आज क्या है, खंडहरों का ढेर है। तो नालंदा लिख लेते हैं, नालंदा कॉमा वंस अ फेमस यूनिवर्सिटी, वंस अ फेमस यूनिवर्सिटी, नालंदा वंस अ फेमस यूनिवर्सिटी इज नाउ, वर्ब लोगे आप क्या इसके लिए, इज नाउ अ हीप ऑफ ruins। ईट क्या है, नालंदा के लिए ही आया हुआ है, इसलिए ईट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सब्जेक्ट नहीं आएगा। इज नाउ अ हीप ऑफ ruins। नालंदा जो कभी एक क्या थी, प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था, अब खंडहरों का ढेर है। तो एक ही वर्ब आई, एक ही सब्जेक्ट आया, तो ये सिंपल सेंटेंस कहलाया। तो ये था आज फ्रेज इन द पोजीशन का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना। इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।